अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अलीना फ़ारूक शेख। 8 फरवरी 2024 आम इंतखाबात की मुल्क में तारीख तय है। ये तारीख इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और सदर मुमलिकत के दरमियान जो मुशावरत हुई, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इसका ऐलान किया और ये भी रिमार्क्स दिए कि इस तारीख से आगे पीछे होने की या इस बारे में मज़ीद कोई बात सुनने की गुंजाइश नहीं है। लेकिन हैरानकुन तौर पर कयास आराइयाँ हो रही हैं और इस तारीख से आगे जाने की इलेक्शंस बात हो रही है। हालांकि हकीकत ये भी है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ऐलान कर रखा है कि 30 नवंबर यानी 2-3 दिन बाद इलेक्शन स्केड्यूल का ऐलान हो जाएगा और उसके फिर अपने कानूनी कुछ मामलात भी हैं और एक रेलेवेंस है कि उसके बाद एक इंतखाबी गहमा गहमी शुरू हो जाती है, टिकट्स बढ़ती हैं, इलेक्शन कैंपेन स्टार्ट हो जाती हैं। सो वो भी होना है। लेकिन ऐसे में ये कहा जा रहा है सियासी तज्ज़ियाकारों की तरफ से कि ये खदशा भी बरकरार है कि 8 फरवरी को इलेक्शंस नहीं होंगे और फरवरी से भी इलेक्शंस डिले हो सकते हैं। इसका जवाब ये बनाया जा रहा है या इसकी वजाहत ये पेश की जा रही है कि पाकिस्तान को बहुत से माशी चैलेंजेस दरपेश थे और अब ऐसा मालूम होता है कि पाकिस्तान ने मुख्तलिफ फ्रंट्स के ऊपर जो उनको कुछ माशी इस्तेहकाम मिला है, उसकी वजह से स्टेबिलिटी आ रही है। लेकिन अगर फरवरी में इलेक्शंस हुए तो ये सोच है, खदशा पाया जाता है कि वो इस माशी इस्तेहकाम में कुछ खलल डाल सकता है या इसकी वजह से उसमें रुकावट पैदा हो सकती है। इस वजह से सोचा जा रहा है बहुत से हलकों में, बहुत सी जगहों पर कि इलेक्शंस को मज़ीद मुलतवी किया जाए। इसकी वजह क्या है? ये कितना डिले हो सकते हैं, हो भी सकते हैं, नहीं हो सकते, कितनी गुंजाइश, तमाम तर पहलुओं के ऊपर गौर करेंगे क्योंकि अगर अब मुलतवी होते हैं तो बहुत से चैलेंजेस होंगे। सवाल हमारा कुछ यूँ कि इंतखाबात में तारीख की कयास आराइयों की वजह है क्या? और हमें इस डिस्कशन के लिए ज्वाइन कर रहे हैं सुहेल वड़ाइद साहब, जिन्होंने कुछ रोज़ पहले अपने कॉलम में भी इस चीज़ का जिक्र किया है और उन्होंने इसकी वजूहात भी बताई हैं, तो उनसे भी जानेंगे। सलीम साफ़ी साहब हमारे साथ मौजूद है, फ़खर दुरानी साहब और इरशाद भट्टी साहब भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगी सुहेल वड़ाइद साहब, क्योंकि आपने ये शोशर छोड़ा भी है और आपने इसकी वजाहत भी दी अपने कॉलम के अंदर। सर, आपको क्या लगता है कि ये इतनी क्रेडिबल या इतनी मजबूत आवाज़ें हैं, जो अफवाहें या कयास आराइयाँ हो रही हैं कि ये मटीरियलाइज हो सके और फरवरी में इलेक्शंस ना हो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद? देखें, मैंने इसको खबर के तौर पे नहीं, एक अफवाह के तौर पे दिया है और जानबूझ के ये लिखा है तो ये अफवाह है, क्योंकि जाहिर है ये खबर तो तब बनेगी जब ये फैसला हो जाएगा। अभी ये फैसला नहीं हुआ, अभी इस पे जो ऊपर के हलके हैं उनमें ये चीज डिस्कस हो रही है और चूंकि मैंने ये सुनी थी बात, तो मैं इसलिए पब्लिक के नोटिस में लाने के लिए कि ये इस तरह की बात हो रही है, फिर मैंने उसका सारा बैकग्राउंड भी बताया है और अपनी राय भी बताई है कि मेरी राय में ऐसा नहीं होना चाहिए और ये भी बताया है कि अदलिया की भी यही राय है और अदलिया ने इस बारे में बड़ी सख्ती कर रखी है और मेरा ख्याल है कि अदलिया मानेगी भी नहीं। और जो मेरा सोर्स था उसने मुझे यही बताया कि अभी अदलिया से इस हवाले से क्लियरेंस नहीं मिली। लेकिन दूसरी तरफ जो हैरानकुन बात थी वो इस अफवाह में ये थी कि सियासी जो 2 बड़े स्टेक होल्डर हैं इस वक्त, 3 स्टेक होल्डरों में से 2, उन्होंने इसकी क्लियरेंस दे दी है। तो ये इसी तरह मैंने जो है वो अफवाह के तौर पे इसको लिखा है और जब तक कोई इसमें जो है क्रेडिबिलिटी या इसके हवाले से कोई वाज़ेह सिमत नहीं मुतय्यन होती, उस वक्त तक ज़ाहिर है ये अफवाह ही रहेगी। सर, ऊपर के हलके, कितने ऊपर के हलके? काफी ऊपर के हलके और जाहिर है जब हम आसमानी हलके, जो अखबार नवीस है, हम जो अखबार नवीस है ना, जो जब भी कोई चीज लिखते हैं तो उसकी हर बात का कोई मतलब होता है। जब हम अफवाह भी लिखते हैं तो वो ऐसी अफवाह नहीं होती कि जिसको रद्द कर दिया जाए, उस अफवाह में भी कुछ वजन होता है तो उसको लिखा जाता है। अच्छा सर, आपने ये भी कहा कि 2 सियासी जमातें, बड़ी सियासी जमातें इसके ऊपर आमादा हो गई हैं। कौन कौन सी 2 जमातें हैं वो? बस मैंने लिखा पीडीएम की 2 जमातें, इससे आप अंदाजा लगा लें। नून लीग? मुझे नहीं पता, मुझे जो इतना पता था मैंने बता दिया। चले दूसरी वाली इशारे में बता दे कौन हो सकती है?
नहीं अलीना, ऐसा नहीं है, जितनी इंफॉर्मेशन देनी थी उतनी दे दी खबर में, इससे ज्यादा नहीं है। चलिए, हालात तो वाकयात को अब देखते हुए, क्योंकि आपने इसका माशी सूरत हाल से बड़ा क्लोजली इसको कहा, नेट है, कितने इम्कानात देख रहे हैं आप ये जो कयास आ रही हैं इनके सच होने की? देखिए, दो चीजें हैं। हमारे यहाँ बदकिस्मती ये होती है कि जब भी हमारे यहाँ एस्टेब्लिशमेंट या जो हुकूमत जो है वो पैसे ले आती है, वो समझती है कि हमें ही इसे खर्चने का हक भी है और हम ही इसको बेहतर मैनेज भी कर सकते हैं। चुनाचे पहले हुकूमत के पास पैसे नहीं थे, अब जब पैसे आ जाएंगे तो वो चाहेंगे कि हम इस पैसे को खुद लगाएं, नंबर 1। नंबर 2, मुझे ये लगता है कि इसकी एक सियासी वजह भी है, और सियासी वजह यह है कि जो पीटीआई का उभार था, जो उनकी पॉपुलैरिटी है, उसका मुकम्मल तौर पर जो कंट्रोल था अभी वो नहीं हो सका। और अगरचे हमें बहुत से हलकों में पीटीआई का कोई कैंडिडेट ही नजर नहीं आता और यकतरफा नजर आ रहा है, लेकिन इस बात का खदशा या खतरा मौजूद है कि 10% भी ये खदशा अगर हो, अगर 90-100% में से, तो वो रिस्क कोई नहीं लेगा कि 10% ये खतरा मौजूद है कि उस दिन पीटीआई के लोग जो हैं वो बाहर निकल आए और जो सारा प्लान है कि भाई पीटीआई डीमोरलाइज होकर बाहर नहीं निकलेगी या उनके उम्मीदवार इतने कमजोर होंगे कि कोई उन्हें। सर, ये बड़ी इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन है आपकी, और मैं चाहूंगी कि अभी आगे जाकर इसके ऊपर मैं आपसे बात करूं, क्योंकि इलेक्शन एक साइंस है, हम बड़ी दफ़ा इसके ऊपर बात कर भी चुके हैं, लेकिन इन डिटेल आपका तज्जिया भी चाहूंगी। इलेक्शन एक साइंस है, वहाँ पर लोगों को बाहर निकालना, किस तरह से लोगों को मुतहरिक करना है, और इस वक्त पीटीआई के अंदर वो कैपेसिटी है या ऑन ग्राउंड जो उनके नुमाइंदे होंगे भी या नहीं होंगे, वो एक बहुत बड़ा सवालिया निशान। तो मैं ज़रा आगे जाके आपसे पूछती हूँ, पर बुनियादी सवाल का सबसे पहले जवाब ले लेते हैं। सबसे भट्टी साहब, आपको ये जो बातें हो रही हैं इनमें कितना वजन लग रहा है? सुहेल वड़ायत साहब कहते हैं उन्होंने बहुत ऊपर आसमानी हलकों में ये बातें होते हुए सुनी हैं, आसमानों में ये बातें होते हुए सुनी हैं। आपके पास इससे मुताल्लिक कोई इन्फॉर्मेशन है? पहली बात मैडम शेख कि अगर ये आसमानी हलकों में बातें हो रही हैं और अगर ये अफवाहें हैं, और साफ़ियों की अफवाहें बकौल सुहेल वड़ायत साहब सिर्फ अफवाहें नहीं होती, तो फिर भी मुझे अजीब सा लग रहा है। उन्होंने कॉलम में ये लिख दिया है, हालांकि चीफ जस्टिस साहब ने वाज़े अल्फाज में कहा था कि अगर इस तरह की कोई बात हो भी तो घर में बात करें, मतलब बीवी से बात करें, अब टीवी पर ना करें और कॉलमों में ना करें। लिहाजा सवाल का जवाब देने से पहले मैं अपने प्यारे चीफ जस्टिस साहब से कहना चाहूँगा कि मुझे कोई शकूक व शुबात नहीं सर। और आपने 8 कहा है कि 8 फरवरी को इंतखाबात होंगे और ये पत्थर पर लकीर है, मुझे वो पत्थर भी नज़र आ रहा है और उस पर लगी हुई लकीर भी नज़र आ रही है हजूर। और एक आध मरतबा शकूक व शुबात हुए हैं, लेकिन चूंकि बीवी नहीं थी घर में, हालांकि मैंने कोशिश की कि कोई कर लूँ इलेक्शन से पहले बीवी, लेकिन वो चूंकि इंतज़ामात लंबे हैं तो इसलिए नहीं कर पाया, तो मैंने वो शकूक व शुबात ही मार दी है। तो वो है ना कि तुम्हें क्या पड़ी है कि रात दिन कहो हाकिमों को बुरा भला, जो अमीर शहर का हुक्म है बिना एतराज़ वो मान लें। अहमद फराज साहब ने यह फरमाया है। तो लिहाजा अब मैंने भी ये बातें सुनी हैं, लेकिन अभी तक दोनों ऐसी बातें हैं कि जिन पे ख्वाहिश का इज़हार तो हो सक है और बातें तो हैं, मगर रास्ता कोई नहीं है। 8 फरवरी, और मज़े की बात है कि मुबैना लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ कि जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं 2 बड़ी, जो वो ये ख्वाहिश उनमें ज़्यादा पाई जाती है, और मैं आगे चल के बताता हूँ क्यों पाई जाती है। कि एक तो इसमें कोई शक नहीं कि जो माफियाज़ के ख़िलाफ़ आर्मी चीफ और उनकी फ़ौज ने जो क्रैकडाउन किया वो काबिल तारीफ़, जिस तरह गैर कानूनी तौर पर गैर मुल्की जो मुकीम थे उनके ख़िलाफ़ जो क्रैकडाउन जारी है वो भी काबिल तारीफ़, और जिस तरह गैर मुल्की सरमायाकारी ये गज़ा इसराइल साने की वजह से, जो गज़ा पे साने आया उसकी वजह से ये डिले हुआ, लेकिन 25 अरब डॉलर की सरमायाकारी, अनवारुल्लाह काकड़ साहब तो सिर्फ तस्वीरों में नज़र आएंगे और बयान देंगे, लेकिन इसमें कोई शक नहीं ये आर्मी चीफ और फ़ौज का सारी काविश है। और इसके अलावा 10 अरब डॉलर कुवैत और फिर सऊदी अरब और फिर बाकी अरब ममालिक।
तो ये बिलाशुबा बड़ा अहम क्रिटिकल टाइम है। जब मैं एक आध मरतबा बैठा तो मैंने पूछा कि क्या फॉर एग्जाम्पल है, उन्होंने कहा जी सरमायाकारी के लिए बड़ा क्रिटिकल टाइम है, IMF के हवाले से बड़ा क्रिटिकल टाइम है, माफियाज़ के हवाले से बड़ा क्रिटिकल टाइम है। और दूसरी तरफ ये भी बिल्कुल महसूस किया जा रहा है और दो बड़ी सियासी जमातों में ख़ास तौर पर महसूस किया जा रहा है कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की मकबूलियत घटने की बजाय दिन ब दिन बढ़ रही है। ठीक है, सारे इंटरव्यूज़ हो चुके हैं, सारे केसेस बन चुके हैं, सारा कुछ हो चुका है, लेकिन इसके बावजूद वो शायद इन चीज़ों की हमारे मुल्क में कोई अहमियत नहीं है, या शायद हैसियत नहीं है, या शायद अब तहरीक इंसाफ या इमरान खान इनसे बड़ा हो गया है इन चीज़ों से कि मकबूलियत बढ़ती जा रही है। आप अंदाज़ा करें कि अगर थोड़ी सी भी लेवल प्लेइंग फील्ड हो, थोड़ा से भी मुनसिफाना इंतखाबात हो, तो ये सारी जमातें इकट्ठी भी हो जाएं तो तहरीक इंसाफ बहुत सारी जगहों पे इनसे जीत जाए। मैंने लफ्ज़ बहुत सारी जगह इस्तेमाल किए हैं। आप अंदाज़ा कर लें, इस्तेकाम पार्टी और परवेज़ खट्टक साहब की जलसियों को तो छोड़ें, वो तो एक साइड पे रखें। ठीक है, मुस्लिम लीग एक मीनारे पाकिस्तान के अलावा ठुस हुई पड़ी है और PTI जेलों हवालातों में है, कोर्ट कचहरियों में है, पीपल्स पार्टी बैकडोर पर कौमी हुकूमत के चक्रों में है, मुस्लिम लीग केसों की और जो नाइली की रस्मी कार्रवाइयाँ रह गई हैं, और उसके अलावा 4 बार मरकज़ 7 बार पंजाब के में हुकूमत करने के बाद भी मंशूर बन रहे हैं। अगर इस जमात जो अभी भी मंशूर बना रही है 35 साल सियासत के बाद, और उस शख्स जो उस जमात का कायद है और जो एक नहीं दो नहीं बल्कि कई बार बल्कि मुसलसल कहे जा रहा है कि बिल क्लिंटन अगर मैं एटमी धमाके ना करता तो बिल क्लिंटन हो सकता है $5 अरब पाकिस्तान की बजाय मुझे दे देता, तो उसके हवाले मुल्क करना। खैर नहीं, उन्होंने वो तो इस तनाज़ुर में कह रहे हैं मैंने छोड़ दिए, मैंने रिजेक्ट कर दिए। जी बिल्कुल छोड़ दी है। बिल क्लिंटन ने सारी उम्र उसकी फैमिली को उन्होंने निकाल देना था, अमेरिका की हिस्ट्री बदल जानी थी। बड़ी वैसे आप लेवल देखें, दिमाग देखें, आप बड़ी आम बात करें इलेक्शन से मुतालिक। मैं चाहती हूँ इसके ऊपर हम जरा अलग से बात करें। सुहेल साहब ने भी यही कहा, इसको जरा समझने की कोशिश करेंगे। एक बात तो ये है कि है ऐसी बातें हैं, ठीक है। दूसरी बात यह है कि ये ज्यादातर ये जो सियासी प्लेयर्स हैं इनकी ख्वाहिश है। अच्छा। तीसरी बात यह है कि जो सुहेल साहब ने लिखा है वही दो, उसके अलावा भी 2-3 छोटे छोटे हैं लेकिन मेन पॉइंट्स वही हैं। लेकिन चौथी बात है कि अभी तक लग ऐसे ही रहा है कि 8 फरवरी को इंतखाबात होंगे। ठीक है, वो आपने घर की बात की कि घर पे बात करें, रिपोर्ट कार्ड फैमिली है, हम घर हमारा यही है, हम यहीं पे बात करते हैं, घर में कोई नहीं सुनता हमारी आपकी तरह। फखर, आपका क्या तज्जिया है? एक तो मैं आपको पहले एक छोटी सी खबर देता हूँ कि ये जो सुहेल साहब ने कहा कि जो इलेक्शन ताख़ीर के हवाले से बड़े हलकों में बातें हो रही हैं, मैंने भी इस हवाले से कुछ अपने तौर पे कोशिश की जानने की कि कहाँ कहाँ पे हो रही हैं। जो मेरी इन्फॉर्मेशन है, ख़बर मैं आपको बताता हूँ कि ये कुछ एलिमेंट्स हैं जो वफाकी निगरान हुकूमत है और उसी तरह पंजाब की निगरान हुकूमत है, उनकी एक ख्वाहिश हो सकती है कि इलेक्शंस जो हैं वो डिले किए जाएँ। और जो एक रीज़न आपने इस सवाल में भी पूछी है कि जो माशी तसलसल है उसमें एक पॉज आ जाएगा, जिसकी वजह से इलेक्शंस जो है ये सोचा जा रहा है कि इलेक्शंस को आगे प्रोलॉन्ग किया जाए सितंबर तक। तो अगर आप को याद हो कि ये जो PDM की हुकूमत थी, उन्होंने एक SIFC के नाम से बनाया था, एक बाकायदा इंस्टीट्यूशन जिसको लीगलाइज भी किया गया, अभी भी है। और उसका काम क्या है कि वो इंटर मिनिस्टीरियल जो कोऑर्डिनेशन होती है, जो इकोनॉमी के हवाले से जितने भी फैसला साजी होगी उसको इन्होंने कोऑर्डिनेशन करके उसकी जो पहले सरकारी जो थे फाइलें रुक जाती थी, उसको इंश्योर कराना है कि स्पीडी इम्प्लीमेंटेशन हो जितने भी प्रोजेक्ट्स हों इकोनॉमिक एक्टिविटी के हवाले से। तो मैं नहीं समझता कि SIFC के होते हुए जो निगरान हुकूमत की ज़रूरत होगी इकोनॉमिक जो आपकी उसके लिए रिवाइवल के लिए कि इलेक्शंस को ताख़ीर कराया जाए। मेरा नहीं ख्याल कि ये एक कोई लॉजिकल और वैलिड रीज़न है इन इलेक्शंस को डिले करने के हवाले से। जो मैं समझता हूं कि इलेक्शंस अगर डिले का शिकार, ताख़ीर का शिकार हो भी सकते हैं, उसकी एक ही रीज़न है और वो है इमरान खान के हवाले से जो उनकी पॉपुलैरिटी है कि ऑन द डे ऑफ इलेक्शंस वो इमरान खान का जो वोटर है वो कैसे रिएक्ट करेगा, क्या वो इमरान खान के लिए निकलेगा भी या नहीं निकलेगा,
ये एक ऐसा एलिमेंट है जिसकी अभी तक असेसमेंट ना कोई पॉलिटिकल पार्टी कर पाई है और ना ही इस्टेब्लिशमेंट इस हवाले से कोई असेसमेंट कर पाई है कि इमरान खान का जो वोटर है ऑन द डे ऑफ जो वोटिंग उसका रिएक्शन क्या होगा, क्या वो निकलेगा या नहीं निकलेगा। आपने देखा 2018 के इलेक्शंस में ये इल्ज़ामात भी लगाए जाते थे कि उनको ताख़ीर से रिजल्ट दिए गए, कुछ लोगों ने धांधली का भी वो किया। तो धांधली के हवाले से आप एक सर्टन लेवल तक तो मैनेज किया जा सकता है इलेक्शंस, लेकिन जो एक जिस तरह भट्टी साहब ने कहा कि इमरान खान को अगर फ्री एंड फेयर जो इलेक्शंस के हवाले से एक वो लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए तो वो किसी भी सियासी जमात से बहुत ज़्यादा आगे होंगे। मुझे ये नहीं पता कि इस हवाले से कोई सर्वेज भी किए गए हैं या नहीं किए गए, क्योंकि आमतौर पे पॉलिटिकल पार्टीज़ भी अपने तौर पे भी हर हल्के के लेवल के ऊपर ये सर्वेज करवाती है और असेसमेंट करती है कि हम कितने पॉपुलर हैं या कौन सा कैंडिडेट पॉपुलर है। इमरान खान का जो मेरा ख्याल है एक इलेक्शंस की ताख़ीर की एक बुनियादी वजह बन सकता है वो ये कन्फ्यूजन है कि इमरान खान के जो इलेक्शन वाले दिन वोटर का क्या रिएक्शन होगा और उसकी असेसमेंट। ये बड़ी अहम बात है और मैं चाहती हूँ हम आगे जाके करें भी। आप सर्वेज का हवाला दे रहे थे, 2 सर्वेज हुए इस तनाजुर में कि जब नवाज शरीफ वापस आए तो उनकी तकरीर ने क्या इम्पैक्ट किया, उससे पार्टी को क्या बूस्ट मिला है नहीं। उसमें मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को काफ़ी बूस्ट मिला है और बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पोजीशन काफ़ी कॉम्प्रोमाइज़ हुई है। उसको भी हम शेयर करते हैं, आगे जाके सेकेंड राउंड इसके ऊपर बाकायदा करते हैं। सलीम साफ़ी साहब, बुनियादी सवाल को आप किस तरह से इसका तज्जिया करेंगे, आपको कितने इम्कानात लग रहे हैं और इसकी वजह ऑफ कोर्स? इसमें एक सवाल ही में एक बुनियादी सवाल आता है, वो ये है कि अगर हम सब का मेरे ख्याल में इस पे इत्तेफाक कि दुनिया के जितने अहम ममालिक हैं, बिलखसूस हमारे जो दोस्त ममालिक हैं, जिसमें चीन है, जिसमें सऊदी अरब है, जिसमें यूएई है, कतर है, बाकी कुवैत और ये इवन अमरीका भी, अब वो हमारी सियासी क़यादत की बजाय वो अस्करी क़यादत से डील करती है और ये कई सालों से ये रीत चल पड़ी है। और अब हम सब ये मुत्तफिक हैं इस बात पे कि अभी भी जो कल मुत्तहिदा अरब अमारात ने सरमायाकारी का जो वादा किया है या अभी मज़ीद 2 अरब ममालिक की तरफ से होना है, तो वो आर्मी चीफ की वजह से या मिलिट्री के इंस्टीट्यूशन की वजह से हो रहे हैं। तो इलेक्शन तो आर्मी चीफ का नहीं हो रहा, इलेक्शन तो आर्मी चीफ तो उसके बाद ए बने वज़ीर आज़म, बी बने, सी बने, तो आर्मी चीफ तो सैयद आसिम मुनीर होंगे, DGI तो वही होंगे। तो फिर उसकी वजह से इलेक्शन ताख़ीर का शिकार क्यों हो, ये बात मुझे समझ नहीं आती। नहीं और बिल्कुल सही नहीं समझ आती, क्योंकि अगर ऐसी बात है तो फिर और रेवेन्यू एक बंदे ने करना है एंगेज और सारा का सारा और फिर अपने तरीके से करना है। अगर निगरान सेटअप रहे तो एक आइडिया है मेरा, ये कोई अफवाह नहीं है, कोई खबर नहीं है, लेकिन अगर निगरान सेटअप है जो बहुत अच्छी तरह काम कर रहा है पिछले 10-11 महीनों से, अगर ये ख्याल हो तो वो एक जो दूसरा सेटअप इलेक्शन जीतने के बाद जो आने वाले सिविलियन डिक्टेटर हैं वो एक भांत भांत का मुरब्बा हो या फिर आकर वो उनको अपनी पड़ जाए या अपने चक्रों में या अपने वजीर अपनी, तो उससे तो बेहतर क्या नहीं है। ये एक आपका सवाल अपनी जगह, लेकिन मैं तो सार्कास्टिकली ये कमेंट देने लगी थी कि अगर ऐसा ही करना है और यही वजाहत देनी है तो फिर तो इस तरह से तो कभी भी इलेक्शंस नहीं करवाए जाएंगे। जी सलीम साहब जी, जहाँ तक किसी कुर्सी से चिमटे रहने की ख्वाहिश का ताल्लुक है, ये तो वज़ीर आज़म की कुर्सी है या वज़राए आला की कुर्सियाँ हैं या वज़रा की कुर्सियाँ हैं, ज़ाहिरी बात है हर निगरान हुकूमत उसकी ये ज़्यादा से ज़्यादा ख्वाहिश होती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अरसा के लिए रहे। और ये तो कुर्सी उनकी कुर्सी है। इरशाद भट्टी साहब को हम हफ्ते 2 की गरज से लाए थे यहाँ पे, अभी देखे वो अभी तक उसको नहीं छोड़ रहे। साफ़ी साहब आप लाए थे, हम पे ना डालें, ये आप लाए थे, ये क्रेडिट आपको लेना चाहिए। ठीक है जी, यहाँ पर अगर यही वजाहत है तो फिर सवाल यही पैदा होता है कि अगर ऐसे ही चल रहा है तो इलेक्शंस करवाने की फिर क्या ज़रूरत है, क्या फिर आइन को हम बिल्कुल भूल जाएं। बहरहाल हमारे तज्जियाकारों का इस चीज़ के ऊपर तो कंसेंसस है भट्टी साहब के अलावा कि इलेक्शंस करवाने चाहिए, सियासी इस्तेहकाम बहुत ज़रूरी है माशी इस्तेहकाम के लिए और ये कोई वजह नहीं है। लेकिन एक सवाल जो हमारी डिस्कशन में निकला है और वो ये कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मकबूलियत को भी एक वजह करार दिया जा रहा है और
और इसके खदशात और तहफ़्फ़ुज़ात कुछ हलकों में पाए जाते हैं। इलेक्शन एक साइंस है, क्या सिर्फ मकबूलियत के ऊपर बैंक किया जा सकता है और ये मकबूलियत हकीकी भी है या नहीं? एक ब्रेक के बाद इसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। ब्रेक के बाद खुशामदीद, हम इलेक्शन से मुताल्लिक गुफ्तगू कर रहे हैं। सावी साहब, ये कुर्सी से चिमटे रहना हर एक की अपनी ख्वाहिश होती है। अच्छा। लेकिन पहली बात तो ये है कि ये इस तरह के लोगों के ख्वाहिशात पे मुल्क नहीं चलता, उसका कायदा ज़ाब्ता और इसमें पहले से सुप्रीम कोर्ट भी वाज़ेह डायरेक्शन दे चुकी है। दूसरी बात ये कि इलेक्शन के सिवा कोई चारा नहीं है जी। तीसरी बात उसमें ये भी है कि अगर कोई जमात तैयार नहीं है तो ये मुल्क किसी एक जमात का गुलाम वो नहीं हो सकता। और पांचवी बात ये है कि ये जो डेवलपमेंटल मंसूबे हैं या अगर गैर मुल्की ये उन्हीं लोगों के दौर में हुई है निगरान हुकूमत से पहले, जिसके बारे में भट्टी साहब को ये खदशा है कि फिर इस तरह के लोग आ जाएंगे, तो वो फिर सारे उस मलगोबे की हुकूमत थी और उस मलगोबे के दौर में ही आर्मी की ख्वाहिश पे और दोस्त ममालिक की ख्वाहिश पे वो SIFC की कानून साजी हुई है। इसलिए मैं नहीं समझता कि सरमायाकारी किसी भी हवाले से इलेक्शन की ताखीर का मूजिब बन सकता है। सुहेल वड़ैच साहब, ज़रा उस चीज़ के ऊपर आते हैं जो अभी आपने PTI और इलेक्शन से मुताल्लिक कही। सर ये कहिएगा, आपसे बेहतर ये कौन जानता है, इलेक्शंस एक साइंस, बहुत से इसके दरमियान में फैक्टर्स होते हैं, जैसे अभी मैंने कहा इलेक्शन कैंपेन पूरी चलाना, कैंडिडेट्स को ये देखना कि वोटर्स को उन्होंने किस तरह से मुतहरिक करना है और फिर पोलिंग स्टेशंस तक पहुंचाना है, वोट दिलवाना है, पोलिंग एजेंट्स तक अपने देखना। क्या आपको लगता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कैपेसिटी में है और ये जो खदशात जाहिर किए जा रहे हैं इससे मुताल्लिक ये मटीरियलाइज भी हो सकते हैं? देखें अलीना, पहली तो बात यह है कि बावजूद इसके कि दुनिया भर में बड़े साइंटिफिक सर्वे आ गए हैं, बहुत सारी चीजें पहले पता चल जाती हैं, लेकिन हमने देखा 2-3 अमेरिकन इलेक्शन में कि अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट भी आ जाते हैं। तो इसलिए किसी भी इलेक्शन हमेशा गैर मुतवक्को होता है और बहुत सारी उसमें ऐसी चीजें आ जाती हैं जिनकी आप तो नहीं कर रहे होते। और पाकिस्तान के बहुत से इलेक्शन ऐसे हुए हैं माजी में जिनमें एस्टेब्लिशमेंट कुछ और सोच रही थी, रिजल्ट कुछ और आ गया। जैसे इसी तरह अब भी कोई भी 1970 का इलेक्शन मसलन वो ये सोच रहे थे कि जो मशरकी पाकिस्तान है वहाँ पे मुस्लिम लीग, जमात इस्लामी और दाएं बाजू की जमातें आ जाएंगी, वहाँ अवामी लीग ने सबको हरा दिया। वो चाहते थे कि मगरबी पाकिस्तान में कयूम लीग जीत जाए, यहाँ पे पीपल्स पार्टी जीत गई, तो ये गैर मुतवक्का था। 1.5 साल तक इक़्तिदार नहीं दिया फिर उनको। तो बड़ी और मिसालें हैं। अच्छा, मैं कहना ये चाह रहा था कि बावजूद कि बहुत मैनेजमेंट भी की जाए फिर भी इस चीज का खदशा मौजूद होता है और खदशा मौजूद रहेगा कि उस दिन अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स आ जाए। तो इसलिए अभी तक उसका जो तदारक है वो नहीं हो सका मुकम्मल तौर पर, खासकर शहरों के अंदर। देहात के अंदर तो चूंकि धड़े होते हैं तो एक धड़ा इस वक्त तक गायब है। अभी हम मुख्तलिफ हलकों में पता कर रहे हैं कि कौन किसका हरीफ है, तो पता यह चलता है कि एक हरीफ तो मौजूद है जो नून लीग वाला है, उसका मुकाबला कौन होगा ये अभी पता ही नहीं चल रहा। तो जाहिर है इलेक्शन तो तब शुरू होता है जब दोनों हरीफों का या 3 हरीफों का पता हो। तो अभी तो दूसरे हरीफ का पता ही नहीं है। और लेकिन शहरों के अंदर बहरहाल इस चीज का खदशा मौजूद है कि उस वक्त जो है व्हाट्सएप ग्रुपों के जरिए, आपस में कोऑर्डिनेशन के जरिए सारे लोग इलेक्शन वाले दिन PTI के लोग जो खामोश हैं, डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, वो बावजूद इसके वो निकल आए और वो निकल के जो है वो इलेक्शन के नताइज तब्दील कर दें। तो ये इस चीज का इम्कान मौजूद है और शायद ये वो इम्कान है जिसको टैप करना या पहले से पता करना भी मुश्किल है। लेकिन आप खुद कह रहे हैं कि जो दूसरा हरीफ है उससे मुतालिक अभी बहुत से शकूक हैं, उनका पता नहीं चल रहा कौन है। तो ये एक ज़माने में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ होती थी और बड़े वाज़े तौर पे होती थी, तो क्या ये हकीकत तब्दील ना हुई? फिर क्या फिर ये इस चीज़ की सपोर्ट में नहीं जाता कि मकबूलियत एक हमें उस तरह नज़र आई जो सोशल मीडिया के ऊपर हम देखते हैं, या फिर हम आज से पहले देख रहे थे कि एक ज़माने में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की होती थी, लेकिन क्या वोट के अंदर वो तब्दील उसको कर पाएंगे? इसके ऊपर अभी भी बहुत बड़ा सवालिया निशान है। वो तो देखें, ये तो शुरू से ही है PTI का कि उनकी सोशल मीडिया पे ज्यादा मकबूलियत है और रूरल एरिया में कम है। लेकिन देखें प्रॉब्लम यह है इस वक्त जो पंजाब के जो सिटीज है ना,
वो उनमें मुसलसल हमने देखा कि इवन जो इमरान खान के दौर में जब वो बाय इलेक्शन हार भी रहे थे तो हम देख रहे थे कि उनके वोट बैंक में मुसलसल इजाफा हो रहा है। यानी जब से वो प्राइम मिनिस्टर बने थे उनका वोट बैंक बढ़ रहा था, अगरचे वो हार रहे थे। और इसके बाद जब 16 महीने की हुकूमत आई और जो बाय इलेक्शन हुए, हमने उनमें देखा कि पीटीआई जो थी उनसे सब हलकों में नून को शिकस्त दी। तो उसके बाद से ना कोई इलेक्शन हुआ है, ना कोई प्रॉपर सर्वे हुआ है। तो अभी तक वही सूरत हाल बरकरार है कि ऐसे लगता है कि शहरी हलकों में और जहां भी कोई टाउन है वहां पे पीटीआई का वोट बैंक और सपोर्ट हासिल है, लेकिन उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचा। हाँ, रूरल एरियाज में जहां पे धड़े होते हैं, जहां पे के पार्टी वोट बैंक की ज्यादा अहमियत नहीं होती, वहां पे धड़े जो हैं वो सारे पीटीआई को छोड़ गए हैं। इसलिए वहां पे पीटीआई को नुकसान होगा जब वहां पे उनका कोई नामवर या इलेक्टेबल बंदा जो है वो नहीं होगा। और अगर किसी बिल्कुल छोटे शख्स को या ना गैर मारूफ शख्स को अगर टिकट दिया गया तो वो जीत नहीं सकेगा। वो थोड़े बहुत वोट तो लेगा लेकिन दोनों धड़े बड़े वोट लोगों के पास चले जाएंगे। तो एक आजाद खड़ा हो जाएगा, एक नून के साथ खड़ा हो जाएगा। तो लेकिन शहरों के अंदर पीटीआई जिसको भी टिकट देगी वो वोट लेगा और हो सकता है कि अगर उस दिन लोग निकल आए तो वो दूसरों को हरा भी दे। लेकिन सवाल फिर यही पैदा होता है कि क्या हम ये फॉर फैक्ट कह सकते हैं, क्योंकि हमने ये भी देखा कि जब ज़िमनी इंतखाबात हुए तो उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो नशिस्तें थीं उसमें से 6 कम हुई। सो ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान। फ़खर, आपकी तरफ ये सवाल लेके आना चाहूँगी क्योंकि आपने सर्वेज़ का भी हवाला दिया। तो जो हालिया सर्वेज़ हुए उसमें तो ये सामने आई बात कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मकबूलियत को पहुँचा है नुकसान। ना सिर्फ वो इप्सॉस का सर्वे जिसमें ये कहा जा रहा था कि अगर इमरान खान के अलावा किसी और को खड़ा किया गया तो क्या उनको भी वोट मिलेगा, या सिर्फ वोट इमरान खान का है तो उसमें भी ये कहा गया कि नहीं जी इमरान खान का नहीं, अगर कोई और उनके मुकाबले में खड़ा होता है तो उनका नहीं होगा वोट। बल्कि जो नवाज शरीफ की तकरीर के बाद गैलप पाकिस्तान का सर्वे हुआ उसमें भी नवाज शरीफ की मकबूलियत में इजाफा देखा गया। सो कैन वी से दिस फॉर अ फैक्ट या भी देखना बाकी है? अलीना, मेरा ख्याल है सर्वेस भी आपके जो है ना वो इंडिकेट करते हैं किसी भी सियासी जमात की पॉपुलैरिटी के हवाले से। और 2018 के इलेक्शंस तक अगर हम देखें तो सर्वेस के अलावा जो एक दूसरा एलिमेंट होता है कि कौन सी सियासी जमात अब नेक्स्ट हुकूमत बनाने जा रही है, वो होता है कि इलेक्टेबल्स का झुकाव किस तरफ है और वो किस पार्टी को ज्वाइन करना चाहते हैं। तो अगर वो हालिया अगर रुझान देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो इलेक्टेबल्स की ख्वाहिश है कि वो मुस्लिम लीग नून में को ज्वाइन कर सकें। ये एक इंडिकेशन या हवा का रुख बताती है कि इलेक्शन आने वाली हुकूमत किसकी हो सकती है। ये तो बात होगी कि सर्वे और पॉपुलैरिटी किसी भी सियासी जमात के हवाले से। लेकिन ऑन द डे ऑफ इलेक्शंस की जैसे सुहेल वड़ाई साहब ने बात की है कि जो अर्बन एरियाज़ हैं उसमें पीटीआई का इसमें नो डाउट के पॉपुलैरिटी है और जो रूरल एरियाज़ हैं उसमें धड़ेबंदी है। अब सवाल ये उठता है कि जो 2018 तक इलेक्शंस जो हैं, आपने भी ये मेंशन किया कि एक पूरा मैकेनिज़्म होता है जो ऑन द डे ऑफ इलेक्शंस कि उम्मीदवार जो है वो वोटर्स को खुद निकालते हैं, जाके गाड़ियां देते हैं, ट्रांसपोर्ट सर्विस देते हैं, खाना, सब कुछ, ये हर तरह के जो इंतजामात किए जाते हैं तब वोटर को जाके निकालते हैं। अब ये सवाल उठता है कि क्या अर्बन एरियाज़ में पीटीआई की जो ऑर्गेनाइजेशन है पार्टी के तौर पे, क्या वो ये मैनेज कर पाएगी कि ये जो ऑन द डे ऑफ इलेक्शंस वो वोटर को निकाल सके, वो ट्रांसपोर्टेशन है या जो बाकी इंतजामात होते हैं वो भी तमाम मैनेज कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, ख़ास तौर पे जब इमरान खान जेल में हों, कैद हों और कोई और भी जो सेकंड ईयर की पॉलिटिकल लीडरशिप है वो भी मौजूद ना हो ऑन द ग्राउंड। तो ये एक बड़ा मेरा ख्याल है कि एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है पीटीआई के हवाले से भी कि ये उसको कैसे मैनेज करेंगे। ठीक है भट्टी साहब, मुख्तसरन अगर आप इसके ऊपर बात कर सके तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। मैडम शेख, पहली बात तो ये है कि इमरान खान मकबूल है, बिल्कुल है, सारों से ज़्यादा, और तहरीक इंसाफ मकबूल है, बिल्कुल है। एक तो ये हो गया। दूसरा कि ये गैर मकबूल ज़्यादा हैं आज के दौर में, इस वक्त पीपल्स पार्टी, पीडीएम, नवाज शरीफ साहब, मुस्लिम लीग नून। दूसरी बात यह कि 9 मई के मुजरमों को छोड़ें, जो इसके अलावा जेलों, हवालातों और मुकदमों, गिरफ्तारियों को भी छोड़ें,
जो कॉर्नर मीटिंग तक इनको इजाज़त नहीं मिल रही, इसके बावजूद इस वक्त सूरत-ए-हाल इलेक्टेबल से आगे निकल गई है, सूरत-ए-हाल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर से आगे निकल गई है, सूरत-ए-हाल इलेक्शन साइंस से आगे निकल गई है, सूरत-ए-हाल रवायती इलेक्शन से आगे निकल गई है। मुझे कोई खुशी नहीं कि इलेक्शन हो, मुझे कोई गम नहीं कि इलेक्शन ना हो, क्योंकि मुझे पता है कि ये पुराने जाल हैं, पुराने खिलाड़ी हैं, पुराने नारे हैं, पुराने मसाइल हैं। लेकिन मैडम शेख, आखिरी बात, अगर एक तरफ ये आज ये ऑन सीरियस नोट कह रहा हूँ, एक तरफ बिल्कुल छोड़ दें, खुला छोड़ दें सारों को, एक तरफ शेर अफजल मरवत का कर लें जलसा और एक तरफ नवाज शरीफ का कर लें, जहां ज्यादा क्राउड हो गया लग पता जाएगा, बिल्कुल छोड़ दें खुला। इनके बुरे हाल है, ये जरा गली मोहल्लों में जाएं। सलीम साफी साहब, मैं सीरियस नोट के शेर अफजल मरवत कोई बहुत बड़ा सियासतदान नहीं, कोई बहुत बड़ा, वो सियासतदान है ही नहीं, वो तो वकील है सर, वो तो सियासतदान है ही नहीं, वो तो अब उन्होंने शुरू की है। मैं कह रहा हूँ दोनों के रख लें, इमरान खान का वकील है, समझ आ गई, तरीके से दोनों के जल्द से रख लें। ठीक है, मैंने आपकी राय को सुन लिया। सलीम साफी साहब, क्या मकबूलियत वोट की जमानत होती है? पाकिस्तान में आप अगर इंडिविजुअली सर्वे करें जी, आप 2002 में देख लें, जो इमरान खान साहब ने वर्ल्ड कप की याद ताज़ा थी, शौकत खानम की याद ताज़ा थी, ये स्कैंडल सामने नहीं आए थे, ये नहीं आया था कि बीच में मानिका आएगा, बीच में जुल्फी बुखारी आएगा, बीच में बुजदार आएगा, बीच में ये किताबें आएंगी, ये कहानी आएंगी, इस तरह की मनफी चीज़ें कोई नहीं थी। लेकिन 2002 में इमरान खान को कितनी सीटें मिली? उस वक्त भी वो पाकिस्तान के पॉपुलर तरीन शख्सियत थे, हम जैसे लोगों की नज़रों में भी वो इतने मुतनाज़ा नहीं थे। बतौर क्रिकेटर, बतौर सोशल वर्कर और बतौर न्यूली इमर्ज पॉलिटिकल लीडर, उस वक्त हर किसी का ख्याल था कि शायद वो सच बोल रहे हैं, वो इंटी अमेरिकन है, वो फलां है, वो फलां है। 97 में क्या हुआ, 2002 में क्या हुआ, 2008 में क्या हुआ, और फिर वो क्यों पहले मुशर्रफ से और उसके बाद जनरल बाजवा से और इन लोगों से इलेक्टेबल्स की भीख मांगते रहे, क्योंकि इमरान खान भी ये समझ चुके थे कि इलेक्टेबल्स के बगैर पाकिस्तान में सियासत नहीं हो सकती। आज आप जिस खैबर पख्तूनख्वा का जिक्र कर रहे हैं, उस खैबर पख्तूनख्वा के 4 इलेक्टेड नाजिमीन, जिसमें 2 पीपल्स पार्टी के थे और 2 PTI के थे, उन्होंने परवेज खटक को ज्वाइन कर लिया। नंबर 1। नंबर 2, पाकिस्तान में कॉन्स्टिट्यूंसी पॉलिटिक्स है। मैं इस वक्त बलूचिस्तान में बैठा हुआ हूँ, इस पूरे बलूचिस्तान में कहीं पे ये डिबेट ही नहीं है कि इमरान खान को वज़ीर आज़म होना चाहिए या इसको होना चाहिए या उसको होना चाहिए था। ये हम जो सोशल मीडिया देखने वाले और बड़े शहरों में रहने वाले लोग हैं ना, हमारा पाकिस्तान दूसरा है और ज़मीनी हक़ाइक़ का पाकिस्तान दूसरा है। आप कल कोहिस्तान का जिक्र कर रही थी, कोहिस्तान में क्या लोगों को इन चीज़ों से दिलचस्पी है? कोहिस्तान और इस्लामाबाद और यहाँ पे कितना ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। बड़े शहरों की बात करें, कराची में पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है, क्या कराची का मसला मुस्लिम लीग और पीपल्स नून लीग में और PTI में से किसी एक का इंतखाब है? तो जब लीडर नहीं होगा मैदान में, जब इलेक्टेबल्स और कैंडिडेट नहीं होंगे मैदान में, तो फिर ये तो 2018 का इलेक्शन तो नहीं है ना कि आप RTS फेल करके और उनको बाहर निकाल दें। ठीक है जी, आज के प्रोग्राम से इतना ही, इजाजत दें, अल्लाह हाफ़िज़।